अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। आज मुसलमानों पर हमला है, कल ईसाइयों पर होगा, परसों सिखों पर होगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। आप मुसलमानों के बीच में कब तक भय की राजनीति करेंगे? बिहार चुनाव, दो गठबंधन और दोनों की एक ही टेंशन, कैसे बनेगी सरकार, और इसलिए बन गए हैं बिहार में दो खेमे। एक तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की रहनुमाई वाला महागठबंधन। इन दोनों खेमों के बीच चुनाव का गणित खड़ा है बनकर 80 बनाम 20। 80 वर्सेस 20। 80 में धर्म का खेल है तो 20 में भी धर्म का ही खेल है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब बात 20 की होती है तो 80 में जाति के नाम पर सेंध लगाने की कोशिश भी चलती है। बिहार के चुनावों में अक्सर यह सवाल उठता है कि चुनाव का आधार क्या होगा? विकास आधार है, रोजगार आधार है, या फिर जाति और धर्म? अगर विकास को आधार बनाया जाए तो उसमें सभी आ जाएंगे। रोजगार के साथ भी यही बात होती है। लेकिन जाति और धर्म के नाम पर चुनाव हो तो विकास और रोजगार के पहलू पीछे छूट जाते हैं और सामने रह जाती है भावुक सवालों पर वोट हासिल करने की चाहत। इस वोट की चाहत में ही आज बिहार 80 वर्सेस 20 के चुनावी मुहाने पर खड़ा है। 80 बनाम 20 का सीधा रिश्ता हिंदू बनाम मुसलमान से है, क्योंकि नाना करते हुए भी बिहार की राजनीति उसी दिशा में बढ़ गई है। इसमें हलाला आ चुका है, बाबर और ओसामा का नाम आ चुका है, इसमें वक्फ आ चुका है, इसमें शरिया कानून आ चुका है, इसमें बुर्का आ चुका है, और अब तो मोहम्मद का बेटा भी आ चुका है। जिसको डिप्टी सीएम ना बनाने को लेकर सवाल ओवैसी उठा रहे हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? तमाम बुनियादी मुद्दों पर अब वक्फ कानून हटाने का सवाल भारी पड़ने लगा है। बिहार में ठंड बहुत बढ़ रही है, लेकिन बिहार में वक्फ कानून को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, जिन्होंने कहा कि सरकार बनते ही वक्फ कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। हमने कहा है हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून को कूड़ेदान में हम लोग। जो कुछ तेजस्वी यादव ने कहा वो तेजस्वी के घोषणा पत्र में, उनके प्रण में शामिल है। जो कुछ तेजस्वी यादव ने कहा वही बात तेजस्वी की पार्टी के एक मुस्लिम एमएलसी बोल चुके हैं। साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। एक मजबूत हमारा बड़ा भाई संजीव कुमार को आप जब विधायक बनाएंगे तो वो विधायक नहीं, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंस रहा है। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। सवाल वोट का है, इसलिए वक्फ कानून को रद्द करने की बात तेजस्वी कर रहे हैं। नहीं तो इस सवाल का जवाब तेजस्वी के पास भी नहीं कि वो मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे तो वक्फ कानून बदल नहीं सकते। दरअसल वक्फ को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, यानी इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं।
लेकिन किसी कानून पर केंद्र और राज्य में टकराव आया तो केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 256 के मुताबिक राज्य सरकारें केंद्र के बनाए कानून और उनके निर्देशों का पालन करने से मना नहीं कर सकती। इसलिए तेजस्वी के विरोधी कह रहे हैं कि वो वक्फ कानून के सवाल पर मुसलमानों को ही गुमराह कर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी तो राष्ट्रीय जनता दल एकमात्र राजनीतिक दल है, नहीं तो वो दस्तावेज दिखाएं तेजस्वी यादव, उनके हस्ताक्षर से कहाँ क्या पार्लियामेंट्री पार्टी को कोई सलाह दिया गया? पार्लियामेंट्री कमेटी को राबड़ी देवी के हस्ताक्षर से गया, लालू जी के हस्ताक्षर से गया। तो जब सलाह देना था तो उस समय तो आपने कोई मंतव्य दिया नहीं। और आज जब चुनाव का मौसम आया, अंजुमन इस्लामिया हॉल खंडहर बना दिया था, आज वह शानदार इमारत है, पर्यटक भी वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब ये समस्या आई तो उस समय तो कलम का स्याही सूख गया था और आज राजनीति में पौधा उगाना चाहते हैं। जब कानून में बदलाव तेजस्वी कर नहीं सकते तो उसको सत्ता में आने पर कूड़ेदान में कैसे फेंक सकते हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने की जगह ये जानना जरूरी है कि तेजस्वी ने ऐसा कहा क्यों। बिहार में मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 18% है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 60 से 70 सीटों में मुस्लिम अहम फैक्टर हैं। राज्य में विधानसभा की 40 सीटें ऐसी हैं जहां 25% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा 20 सीटें ऐसी हैं जहां 20 से 25% मुसलमान वोटर हैं, जबकि अमौर और कोचा धामन में तो 74% मुस्लिम वोटर हैं। वहीं बायसी और बहादुरगंज में करीब 70% मुस्लिम वोटर हैं। अगर इन सीटों पर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण आरजेडी या महागठबंधन की तरफ हो जाता है तो तेजस्वी को काफी लाभ मिलेगा, लेकिन बीजेपी को भी हमला बोलने का एक और मौका मिल गया है कि तेजस्वी आएंगे तो वक्फ को हटाएं या नहीं हटाएं, लेकिन शरिया कानून जरूर लागू कर देंगे। मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं, ये धर्म की राजनीति करते हैं और मुसलमानों के लिए ये पहले वोटर लिस्ट में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को डलवाने का, अब लगता है अगर इनकी सरकार बन जाए तो यहाँ इस्लामिक कानून बना देंगे, शरिया कानून से चलेगा बिहार। वक्फ और शरिया कानून के सवालों के बीच योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी ने चुनाव को और ज्यादा गर्मा दिया। जब सिवान के रघुनाथपुर सीट पर वोट मांगने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो वहां बुलडोजर भी था और ओसामा भी। हजार समर्थकों और लोगों के बीच योगी का स्वागत जय श्री राम और बाबा का बुलडोजर के नारों से हुआ। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे निशाना इसलिए साधा कि सिवान की रघुनाथपुर सीट पर आरजेडी ने बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि ओसामा का ये पहला चुनाव है, इसे शहाबुद्दीन परिवार की अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। कभी इस पूरे इलाके में शहाबुद्दीन के नाम का सिक्का चलता था, लेकिन फिर वो दौर आया कि उनकी पत्नी चुनाव हार गयी। अब सवाल है कि क्या ओसामा ये चुनाव जीत पाएंगे। ओसामा के बहाने योगी आदित्यनाथ के निशाने पर कांग्रेस भी है, आरजेडी भी और ओवैसी भी। ये कांग्रेस को आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है।
आरजेडी के संस्थापक लालू यादव हैं और लालू यादव 1990 में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आए थे जब लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा को रोक दिया था। इससे बिहार की 18% मुस्लिम आबादी के वो हीरो हो गए। हालांकि मुस्लिम वोटों पर कांग्रेस और बहुत हद तक नीतीश कुमार भी दावा करते हैं। पिछले चुनाव में ओवैसी ने भी अपनी ताकत 5 सीटें जीतकर दिखा दी थी और इस बार प्रशांत किशोर को लगता है कि मुसलमानों का वोट उनको भी मिल सकता है। इसके जवाब में एनडीए के पास एक तरफ विकास का एजेंडा है तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व है। इसीलिए बात सीता माता की भी होती है और उसामा की भी होती है। शहाबुद्दीन के नाम से एक वक्त में उस इलाके के लोग कांपते थे, लेकिन 20 साल पहले लालू राबड़ी का राज खत्म होते ही शहाबुद्दीन का डर भी खत्म होने लगा। अब चुनावी मैदान में उतरे शहाबुद्दीन के बेटे पर योगी आदित्यनाथ का चुनावी हमला हुआ तो बचाव में आरजेडी सामने आ गई। एनडीए को मिलते कम वोटों का असर एनडीए में इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों के चयन में भी दिखा और प्राथमिकता में भी। शाम में जा करके कोई गड़बड़ सड़बड़ इधर उधर करता था तो इसी को हम इधर उधर देखे थे। तब इसीलिए वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं। पहले वाला तो कोई काम ही नहीं करता था। आने वाला चुनाव बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का चुनाव। बीजेपी हिंदू हितों के सवाल पर स्पष्ट है। उसके तर्कश में सनातन की परंपरा भी है और विकास का मॉडल भी। दूसरी तरफ मुस्लिम वोट को लेकर 3 प्रमुख दावेदार हैं। एक तरफ महागठबंधन है जिसके नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं। दूसरी ओर जनसुराज पार्टी है जिसके नेता प्रशांत किशोर हैं और तीसरी तरफ AIMIM है जिसके नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी के निशाने पर एनडीए है तो महागठबंधन भी। वो बार बार यही बताना चाहते हैं कि मुसलमानों के जज्बात को विपक्षी दल भी लूट रहे हैं। मैं ढाका की आवाम को और बिहार की जनता को और खास तौर से वो 17% अल्पसंख्यक समाज को एक पैगाम दे रहा हूं। 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% है, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? उनको जवाब देना। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? ओवैसी की सभाओं में भीड़ काफी आ रही है, लेकिन क्या वो भीड़ वोट में बदलेगी? ओवैसी की एंट्री से महागठबंधन भी खतरे की आहट सुन रहा है और जनसुराज भी। भैया ऐसा है, ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। मुस्लिम वोट के बारे में आमतौर पर यही धारणा है कि मुसलमानों का वोट उस दल को मिलता है जो बीजेपी या उसके गठबंधन को हरा सके। इसका असर टिकट बंटवारे पर भी दिखा है, जिसमें एनडीए की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार नाम मात्र के हैं। पसमानदा मुसलमानों के बीच लोकप्रिय रहे नीतीश कुमार ने भी 4 उम्मीदवार ही उतारे, लेकिन महागठबंधन ने भी मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से चुनाव लड़ने के लिए सीटें नहीं दी हैं। यही सवाल ओवैसी उठा रहे हैं। इसलिए बिहार के चुनावी महासमर में कूदने से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि चुनावी हथियार क्या होंगे। याद करना, जो परिस्थितियां रामायण काल में थी, महाभारत काल में थी, नाम और परिस्थितियां बदल गई होंगी, लेकिन
उस प्रकार के पात्र दूसरे रूप में आज भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद है। ताड़का भी है, शूरपंखा भी है, और साथ साथ खर और दूषण और मारीच और स्वभाव भी आज भी समाज को त्रस्त कर रहे हैं। हमें इन्हें सतर्क रहना पड़ेगा, इनसे सतर्क रहना पड़ेगा, समाज को एकजुट करना पड़ेगा। ये जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो पूर्व जन्म में किसी ताड़का, किसी मारीच और किसी शूरपंखा के सहयोगी रहे होंगे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20% को गाली देकर 80% का वोट मिल जाएगा। इसलिए 80% हिंदू वोट को साधने के लिए उनकी बेहतरी के काम एनडीए भी गिना रहा है और महागठबंधन भी। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। लेकिन घूम फिरकर लड़ाई 80 बनाम 20 पर कैसे आ जाती है, उसको तेजस्वी यादव के इन 3 वादों से समझ सकते हैं। तेजस्वी का चुनावी वादा है कि वो वक्फ कानून को बिहार में आने नहीं देंगे। उनका ये भी वादा है कि वो मदरसों में शिक्षकों की भर्ती करेंगे, और वो ये वादा भी कर रहे हैं कि मदरसों को विकसित किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम हितों की बात करने वाले एक और नेता बिहार में आ चुके हैं, असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी का खेल बिगाड़ दिया था। वो पूछ रहे हैं कि मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी के बावजूद उनके लिए डिप्टी सीएम बनाने की बात क्यों नहीं होती। ओवैसी मुसलमानों की बेहतरी का दावा करते हैं तो योगी आदित्यनाथ की छवि बीजेपी के भीतर सबसे ज्यादा वोट दिलाने वाले नेता की है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। 1 साल पहले हुए हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू और कश्मीर के चुनावों में योगी आदित्यनाथ ने यह नारा उछाला था। इसमें हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा, लेकिन बीजेपी को उन सीटों पर बहुत फायदा पहुंचा जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। अब बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ ने इन मुद्दों को एक बार फिर उछाल दिया है, जिन पर महागठबंधन बैकफुट पर जा सकता है। हालांकि इस बीच कांग्रेस 2 कदम आगे बढ़ गई है और उसके अध्यक्ष ने आरएसएस पर पाबंदी लगाने की बात कर दी है। केंद्रीय सिविल सेवाओं में नियमावली 1964 में राजनीतिक संगठनों जैसे आरएसएस और जमात इस्लामी से सरकारी कर्मचारियों के जुड़ाव पर रोक लगा की गई। कौन लगाए? वल्लभ भाई पटेल के जमाने में ही लग गई। और आज कांग्रेस को हर बात के लिए दोष देते हैं, लेकिन आपके करतूत क्या है वो आप देख लीजिए। अब योगी बिहार पहुंचे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जिस अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ विपक्ष का मोर्चा संभाल रखा है, वो भी बिहार का रुख कर चुके हैं। योगी एनडीए के स्टार प्रचारक हैं, अखिलेश यादव महागठबंधन के। योगी अपने बुलडोजर वाली व्यवस्था के साथ हाजिर हैं। 1990 से 2005 तक
बिहार का जंगल राज और परिवारवाद। आपने देखा होगा कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। उस कालखंड में किस प्रकार से रौंदने का काम हुआ था यह किसी से छुपा हुआ नहीं, और इसीलिए पिछले 20 वर्ष में बिहार को उस कलंक से मुक्त करने का काम एनडीए की सरकार ने जिस प्रभावी ढंग से किया है, आज डबल इंजन की ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार के अंदर उसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव में फिर से बिहार वासियों का आह्वान करने के लिए आई है। बिहार में अब पक्का परिवर्तन अखिलेश यादव जी का बात दूसरी ओर अखिलेश यादव अपनी रैलियों में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा बुलंद करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जो भाषा बोलते हैं वही भाषा तेजस्वी यादव भी बोलते हैं और राहुल गांधी भी। बल्कि राहुल गांधी तो संविधान का हवाला देकर दलितों पिछड़ों को उनकी आबादी से भी ज्यादा हक देने की बात करते हैं। वो बार बार जातिगत जनगणना करके उस हिसाब से दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों को उनके हक दिलाने की बात करते हैं। जातीय जनगणना देश में जब होगी तब होगी, लेकिन बिहार में नीतीश राज में जातिगत आधार पर सर्वे हुआ था। उस आधार पर जिस समाज की जितनी आबादी है उस हिसाब से टिकट वितरण महागठबंधन में नहीं हुआ। महागठबंधन में सबसे ज्यादा 66 टिकट यादवों को मिला, उनकी आबादी है 14%, लेकिन टिकट दिया 27%। वहीं अति पिछड़ा को 30 सीटें दी हैं, जिनकी आबादी है 36%, लेकिन सीटें मिली 12%। वहीं दलितों को 38 सीटें मिली हैं, जिनकी आबादी है 20% और सीटें देखें तो पड़ी 16%। वैसे ही मुसलमानों को 30 सीटें दी हैं, जबकि उनकी आबादी 18% है और ये संख्या पड़ती है 12%। लेकिन महागठबंधन के नेताओं को लगता है कि मुसलमान जाएंगे तो कहां जाएंगे, और इसीलिए महागठबंधन के नेता भी वक्फ की जमीन पर ही उलझे हुए हैं। जबकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उम्मीदवारों का भी ऐलान हो चुका है, जिनमें मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। इस ऐलान से मुसलमानों के बीच ये ध्वनि गई कि उनको सिर्फ वोट बैंक के रूप में याद किया जाता है। सवाल है, 14% आबादी वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, 2% आबादी वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 18% आबादी वाले को कुछ क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या वो सिर्फ दरी ही बिछाते रहेंगे? वोट का एक सिरा विकास और बुनियादी मुद्दों से जुड़ता है तो दूसरा सिरा भावनाओं से जुड़ता है। अपनी लोकगीतों से लोगों का दिल जीतने वाली मैथिली ठाकुर ने उसी उम्र में बीजेपी का टिकट हासिल कर लिया है जो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होती है। मैथिली ने भी वोट हासिल करने के लिए उसी एजेंडे को आगे बढ़ाना बेहतर समझा है, जिसमें शहरों, कस्बों और तमाम जगहों के नाम बदले जाते हैं। इससे संस्कृति और परंपरा के नाम पर लोगों में जगने वाले गर्व के भाव को वोटों में बदलने की कोशिश हो सकती है। तेजस्वी को पता है कि लड़ाई का मैदान अगर धार्मिक सवाल बने तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए वो कई बुनियादी सवालों की बात कर रहे हैं, जिनमें हर परिवार से एक सरकारी नौकरी देने की बात वो कहते हैं। ये दूसरी बात है कि इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, उसमें कई तर्क भी हैं। आपसे हम वादा करके जा रहे हैं, प्रण है, और इस प्रण को प्राण निछावर करके भी पूरा करना पड़े तो तेजस्वी करेगा। जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं, उस घर में सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। कितना पैसा लगेगा?
अभी अगर वो 2,75,00,000 को वो नौकरी देगा तो कम से कम 25,000 तो देना पड़ेगा ना 25,000। अब तुम उसका हिसाब कर लो, उसके लिए पैसा पड़ेगा 8,28,000 करोड़ रुपये। 8,28,000 करोड़ रुपये। पूरा बिहार सरकार का बजट कितना है? सालाना 2 लाख करोड़ का। ये कहां से लाएंगे बाबा? तेजस्वी के साथ दिक्कत यह है कि लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार से चिपकी जंगल राज की बदनामी उनके दामन को भी दागदार बना रही है। इसलिए वो अपने भाषणों में विकास की बात कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1, 20 महीने में हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा करते हैं। नंबर 2, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे। नंबर 3, सबको 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। नंबर 4, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। नंबर 5, जीविका दीदियों को नियमित किया जाएगा और उनके कर्ज माफ होंगे। नंबर 6, संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। और नंबर 7, आईटी पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को विकसित करेंगे। चुनावी मैदान में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से आप समझ सकते हैं कि इन वादों का विस्तार कितना है। आरजेडी कांग्रेस वाले बुरी तरह घबरा गए हैं। अपने घोषणा पत्र में ये लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ये लोग इतना फेंक रहे हैं कि इनके समर्थकों तक को हजम नहीं हो पा रहा है। कमाल देखिए कि विकास की बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन उस विकास के आगे आगे धर्म की राजनीति भी सरपट दौड़ती है। इसलिए ओवैसी मुस्लिम हितों के दावेदार बन जाते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के हामी। और जिस इलाके में योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही, वहां भी ओसामा और लादेन वाली बातें चुनाव में होने लगी। सिवान की रघुनाथपुर सीट से जेडीयू के उम्मीदवार विकास सिंह विकास के रूपक को अपने नाम के साथ जोड़ते जोड़ते ये दावा कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का नाम ओसामा बिन लादेन के नाम पर रखा गया है। साफ है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के सभी दावेदार अपने हिसाब से चुनावी समीकरण साधने में जुटे हैं। अब समीकरण का पासा किस करवट बैठता है, ये देखना बाकी है। बिहार में चुनाव की बाजी कौन तय करेगा? जवाब होगा बिहार की जनता तय करेगी।